नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ या द्रव्य, ये द्रव नहीं है, द्रव्य आदि व और यह द्रव्य अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। द्रव्य या पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। उदाहरण: डस्टर, ये मार्कर, कुर्सी, मेज, पानी, इनके जल, दूध, तेल, हवा आदि, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। देखिए, इसको हम छू के पता लगा लेंगे, इसको तोलेंगे तो इसमें कुछ वजन अवश्य होगा। स्थान तो घेर ही रहा है, क्योंकि मान लीजिए किसी डिब्बे में फुल भरा हुआ है डिब्बा, उसमें इसे डालेंगे तो जाएगा नहीं। मान लीजिए चीनी का एक डिब्बा है, उसमें से इतनी चीनी निकाल लेंगे तब डालेंगे, तब ये जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो स्थान घेरता है, इसमें कुछ भार भी है, वजन है, और इसको हम अनुभव तो कर ही रहे। इसी प्रकार जल है, पानी होता है तो उसे नाप लेते हैं कितना है, स्थान घेरता है जल, ठीक। भार भी होगा, एक गिलास जल का कुछ भार अवश्य होगा, ठीक है। खाली गिलास की तुलना में पानी से भरा गिलास भारी होगा, उसमें भार है, और अनुभव हम कर लेते हैं देखकर, सूंघकर या स्पर्श करके अनुभव कर लेते हैं। इसी प्रकार आप कहोगे हवा को तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, हवा भी स्थान घेरती है। उसका सीधा सा उदाहरण है, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, क्योंकि हवा उसमें भरती है तो वो अपना स्थान घेरती है और गुब्बारा फैल जाता है, ठीक। स्थान घेरती है और हल्का फुल्का, उसमें वजन भी होता है। यदि वजन ना होगा, गुब्बारे में हवा भर के ऐसे छोड़ेंगे तो उड़ जाएगा, वो जमीन पर कभी गिरेगा ही, नीचे नहीं गिरेगा यदि उसमें वजन नहीं होगा। ये सत्य है कि गैस में वजन बहुत कम होता है, जिसके कारण वो कुछ देर तक उड़ेगा, उसके बाद गिरेगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन वजन भी होता है, उसमें भार भी होता है। और अनुभव कैसे करें गैसों को, हवा को हम अनुभव कैसे करते हैं? ना तो सूंघ के कर सकते हैं, ना छू के कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? हवा को अनुभव करने का सरल उदाहरण है, आप 1 मिनट सांस रोक लीजिए अपनी, ठीक है, रोक के देखिए। आप सांस रोकेंगे तो उसके बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पर हवा है या नहीं। मुंह और नाक को ऐसा बंद कर लीजिए, हवा बाहर से आनी बंद हो जाएगी, आपको अनुभव हो जाएगा कि हवा है या नहीं, ठीक है। तो स्थान भी घेरती है, भार है। तो द्रव्य क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, सूंघकर, छूकर या देखकर, ठीक है। तो वो होती है द्रव्य या वस्तु। अगला पॉइंट आता है द्रव्य की या पदार्थ की अवस्थाएं। द्रव्य या पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को कहते हैं सॉलिड। ठोस क्या होता है? ठोस वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। वो कहलाती है ठोस। जैसे ये है, इसका आकार बदलेगा थोड़ा ही, ऐसे नीचे पटक दीजिए, यहाँ रखिए या ऊपर रखिए या कहीं भी ले जाइए, इसका आकार यही रहेगा। और वजन भी जितना है, आकार भी वही रहेगा, और आयतन जितना इसका आयतन होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई वही रहेगी जब तक इसे तोड़ें या फोड़ें नहीं, ठीक है। तो आकार और आयतन, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन स्थिर रहता है। ईंट है, उसका आकार और आयतन उतना ही रहेगा, उसका वजन आकार
कैसी है वो, और उसका आयतन कितनी जगह घेर रही है वो हमेशा स्थिर रहेगा जब तक उसे तोड़े नहीं। ठीक है, तो वो होता है ठोस। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस के उदाहरण क्या हो जाएगी? ईंट, पत्थर, कुर्सी, मेज, किताब, डस्टर, बोर्ड आदि, दीवार, ये सब ठोस हैं, आप अनुभव कर सकते। दूसरा अवस्था होती है द्रव्य की, पदार्थ की। द्रव इंग्लिश में कहते हैं इसे लिक्विड, LIQUID, द्रव या लिक्विड। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी कि आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, द्रव कहलाती है। उदाहरण दूध, जल, तेल आदि। जैसे मान लीजिए आपने 250 ml, एक पाव जल लिया, 250 ml जल लिया, उसे एक गिलास में लेंगे तो गिलास भर गया, उसने आकार किसका ग्रहण कर लिया? गिलास का। उसी पानी को एक बोतल में, पतली इतनी बड़ी बोतल है, बोतल में डाल देंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? बोतल के जैसा हो जाएगा। और यदि किसी थाली में डाल देंगे वो फैल जाएगा, वो थाली का आकार ले लेगा, यानी कि आकार उसका जिस बर्तन में लिया जाएगा उसके अनुसार बदल जाएगा, लेकिन वो रहेगा एक पाव ही, 250 ml ही रहेगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो पदार्थ की वह अवस्था या वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाती है। जल, दूध, पानी और तेल आदि। तीसरी अवस्था है गैस। गैस को गैस ही कहते हैं। गैस वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। जैसे एक धूप बत्ती है, गैसें सारी, जैसे वायु है हमारी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फीन, अमोनिया आदि, ये सभी गैसें हैं। जैसे एक धूप बत्ती है, एक धूप बत्ती या अगरबत्ती को हमने जलाकर उसके धुएं को एक डिब्बे में बंद कर लिया। एक कोई स्टील का डिब्बा लें, स्टेनलेस स्टील का, उसमें उसको जला कर रख दें तो उसका गैस का आकार कितना होगा? सुगंध का जो धुआं है उसका धूप बत्ती का केवल डिब्बे के बराबर। ठीक, यदि उस डिब्बे को एक बंद कमरे में लाके खोल देते हैं तो क्या होगा? वो धुआं, उसकी सुगंध पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाएगी, यानी कि उस सुगंध ने, उस गैस ने उस कमरे के आकार को ग्रहण कर लिया है, इतनी हो गई, और उस आयतन भी उसका बढ़ गया। ठीक है, पहले आयतन थोड़ा था डिब्बे के बराबर, फिर आयतन हो गया कमरे के बराबर। तो इस प्रकार पदार्थ की व्यवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते, गैस कहलाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वायु, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। ठीक, इसके बाद अवस्था परिवर्तन, नेक्स्ट हेडिंग आती है अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज या चेंज इन स्टेट्स। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? ये सारी अवस्थाएं थी द्रव की, द्रव्य की या पदार्थ की अवस्था थी, ठोस, द्रव, गैस। मान लीजिए आपके पास बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, वो क्या है? ठोस। बर्फ है ठोस, उसे हल्का सा गर्म करते हैं तो क्या होगा? बर्फ बदल जाएगा जल में, यानी कि ठोस से क्या बन गया? द्रव। बर्फ को गर्म करने पर जल बनेगा, द्रव बन जाएगा। उस जल को और गर्म करेंगे, भाप बन के उड़ने लगेगा हवा में, तो क्या होगा? वो द्रव से गैस बदल गया, गैस में बदल गया। इसी को अवस्था परिवर्तन कहते हैं, यानी कि पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन हो गया। अब इन अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, किन पॉइंटों पे होता है? पहला पॉइंट होता है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है? ये दो शब्दों से बना है, गलन प्लस अंक, गलने का अंक। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो ये गलनांक है, गलन प्लस अंक यानी कि गलने का अंक, ठोस के पिघलने का अंक। ठीक, गलनांक क्या होता है? वह ताप, ध्यान से सुनिए, गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है,
वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। अगला पॉइंट आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव अपनी गैस में बदल जाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव अपनी भाप में परिवर्तित हो जाता है या उबलने लगता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है अर्थात अपनी गैस अवस्था में बदलने लगता है, उसका क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तीसरा हिमांक। क्वथन होता है उबलना, उबलने को क्वथन कहते हैं, क्वथनांक जिस पर उबलता है। तीसरा है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। हिम प्लस अंक, हिम कहते हैं बर्फ को। हिमांक वह ताप जिस पर कोई द्रव अपने ठोस अवस्था में आ जाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उस द्रव का हिमांक कहलाता है। जैसे जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तक जल को ठंडा करेंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा बर्फ में। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें वाष्पन, वेपोराइजेशन। वाष्पन होता है, वाष्पन वह क्रिया है जिसमें द्रव के अणु अपनी सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने लगते हैं, वाष्पन कहलाती है। वह क्रिया जिसमें द्रव के अणु उसकी सतह से वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने लगते हैं, वाष्पन या इवेपोराइजेशन कहलाती है। इवेपोराइजेशन कहलाती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है बच्चों। यही आपके इस चैप्टर में था। थोड़ा सा और बचा है, उसे मौखिक रूप से आपको बताएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।